नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज हम लोग शुरुआत करेंगे विज्ञान विषय की। चलिए देखते हैं विज्ञान विषय को। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले विज्ञान क्या है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। इस सिंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, और ये ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और यह ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की 3 शाखाएं हैं प्रमुख रूप से। एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री और जीव विज्ञान बायोलॉजी। इन तीनों में से जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो है जीव विज्ञान। तो इस जीव विज्ञान को ही हम सबसे पहले देखेंगे विस्तार से। तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान को। शुरुआत करेंगे हम लोग जीव विज्ञान से। ठीक है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। ठीक है, बायोस का अर्थ होता है जीवन या लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। ठीक है, तो अगर एक सीधे से साधारण शब्दों में देखा जाए तो बायोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है। अब जीवन मुख्यतः 2 चीज़ों में पाया जाता है। पहला जंतु, दूसरा वनस्पति। जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं, और जिस शाखा के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का 2 वैज्ञानिकों ने किया था प्रयोग। कौन कौन थे? तो पहले थे आपके लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। इसके बाद अब देखते हैं जीव विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को। तो जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। और इनकी पुस्तक का अगर देखा जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है
इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका एनिमेलियम। एनिमेलियम, इनकी पुस्तक का नाम हो गया हिस्टोरिका एनिमेलियम। तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान इन दोनों का जनक अरस्तु को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स को माना जाता है। थियोफ्रेट्स वनस्पति विज्ञान के जनक हो गए थियोफ्रेट्स। इनकी पुस्तक को अगर देखा जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरियम। इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द हैं? तो पहला है आपका बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। ठीक है, बायोस का अर्थ होता है जीवन या लाइफ, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। तो साधारण शब्दों में जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लामार्क एवं ट्रेविरेनस ने। तीन दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक की बात अगर की जाए तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है जिसमें इन्होंने जीव विज्ञान के विषय में जीवों के बारे में अध्ययन किया था या उल्लेख किया है, उसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का पिता अगर देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक थियोफ्रेट्स माने जाते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरियम। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम हो गया हिस्टोरिका प्लांटेरियम। अब जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जो अन्य प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो जंतु विज्ञान हो गई जूलॉजी, दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान बॉटनी जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, और जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अन्य प्रमुख विज्ञान की जीव विज्ञान की शाखाएं हैं या उप शाखाएं हैं उनके बारे में। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो देख सकते हैं इसको कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात किसी व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के भाग, तो विज्ञान के तीन प्रमुख भाग हो गए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हम लोग देख रहे थे जीव विज्ञान के बारे में, तो शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान के। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द दो शब्दों बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ होता है जीवन तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लामार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु महोदय को ही जंतु विज्ञान का
जनक भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरियम। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाओं के बारे में। तो जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाएं देखते हैं। तो जंतु विज्ञान, जूलॉजी, इसमें विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। जीवों में जंतु एवं पादप, जैसा कि बताया गया था कि जीवन जंतुओं में एवं वनस्पतियों में पाया जाता है। तो जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो अब इसमें देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जंतु एवं पादप दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पैलियोबॉटनी के अंतर्गत सिर्फ पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पतियों के जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है, जबकि जंतु एवं पादप इन दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है पारिस्थितिक विज्ञान या इकोलॉजी। तो सजीवों एवं पर उनके चारों ओर के जो पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन पारिस्थितिक विज्ञान या इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आनुवांशिकी के या जेनेटिक्स विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण और मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो मानव एवं सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है बायोनिक्स। बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना बायोनिक्स के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अगला है बायोनोमिक्स। बायोनिक्स हो गया बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स के अंतर्गत
जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो बायोनिक्स के अंतर्गत, बायोनोमिक्स के अंतर्गत जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, जबकि बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, इसका अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है बायोनॉमी। बायोनॉमी के अंतर्गत जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है बायोमेट्री। बायोमेट्री के अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जब जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का नाम है बायोमेट्री। अगली शाखा है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी क्या होती है? तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है अंकोलॉजी। तो अंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर व संबंधित ट्यूमर, तो कैंसर व उससे संबंधित जो ट्यूमर होते हैं उसका अध्ययन अंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन टेरेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत उपास्थि से संबंधित, तो उपास्थि से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसमें कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का या हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत। अगली शाखा है वायरस विज्ञान। ठीक है, वायरस विज्ञान के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है माइलेकोलॉजी। माइलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन, तो मोलास्का और उनके जो खोल होते हैं उसका अध्ययन माइलेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछा जाए मछलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर व सरीसृप, तो इनका अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, उभयचरों एवं सरीसृपों का। अगली शाखा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है एग्रोइस्टोलॉजी। एग्रोइस्टोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित जो अध्ययन होते हैं वो एग्रोइस्टोलॉजी के अंतर्गत किए जाते हैं।
अब कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं एवं उनसे संबंधित उत्पाद। तो कौन से उत्पाद के लिए कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, और ये भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत कौन से उत्पाद आते हैं, इस शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागकण हेतु मधुमक्खी पालन। कुल मिला के इस पे मेन चीज याद रखना है, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एपीकल्चर के अंतर्गत। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है? तो कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। तो रेशम कीट का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या होता है? मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर में क्या होता है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। तो केचुआ के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? बर्मी कल्चर। ठीक है। अगला है फसलों की खेती। तो फसलों की खेती किसके अंतर्गत, इसके लिए क्या शब्दावली है? एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगला है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती। तो फूलों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की कृषि। ठीक है, तो फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहते हैं। और ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या होता है? सब्जियों की कृषि होती है। तो सब्जियों की कृषि ओलेरी कल्चर के अंतर्गत ओलेरी कल्चर कहलाता है। अगला है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है? फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती क्या कहलाती है? हार्टिकल्चर। अब इसमें ध्यान देते हैं एक बार, यहां से एग्रोनॉमी से देखते हैं। एग्रोनॉमी क्या कहते हैं? फसलों की खेती जो होती है एग्रोनॉमी कहलाती है। फसल के बाद क्या आएंगे? फूल। तो फूलों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरीकल्चर। फूल के बाद क्या आता है? फल। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है। इसके बाद सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। लेकिन हार्टिकल्चर के अंतर्गत देखिए सब आ जाएंगे। फूल जो अभी यहाँ देखे फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है। फल पोमोलॉजी के अंतर्गत, सब्जी ओलेरी कल्चर के अंतर्गत, और मसाला इसमें अलग से आ गया। तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत फूल, फल, सब्जी एवं मसालों की खेती का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन हेतु जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है उसे विटीकल्चर कहते हैं। एक और है इसमें, ये हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स या इसी को एयरोपोनिक्स या एयरोकल्चर भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। यानी कि जो मृदा में जिन पौधों का उत्पादन नहीं किया जाता, जल में किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स या एयरोपोनिक्स या एयरोकल्चर के नाम से जाना जाता है उसको। तो ऐसा ही पूछा जाएगा कि मृदा विहीन पादप का संवर्धन या पादपों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे।